ए स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट। ये प्रीत ने एक प्रॉब्लम भेजी थी, एग्जाम्पल नंबर 29 एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर क्या क्या गिवन था एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। उसमें दे रखा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर। सेकंड दे रखा है आई इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। कॉपर डेंसिटी गिवन है 9 × 10⁻³ kg पर मीटर, यस पर मीटर क्यूब। यहाँ पर देखिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी गिवन है कॉपर की। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दिस अबव क्वांटिटी न्यूमरेटर क्वांटिटी 10⁻³ जिससे ये क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा ऊपर यहाँ पर। ओके, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो यस 10⁻² को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में ही, तो ये 10⁻6 आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाता है 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि 9 ग्राम जो है आपका कॉपर वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में रहता है, ये उसकी डेंसिटी है। उसके बाद आप मोल कंसेप्ट लगाइए, क्या लगाइए मोल कंसेप्ट। और एक चीज़ को ध्यान रखना कि एक एटम के अंदर उन्होंने दे रखा है एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा, तो 63.5 ग्राम कॉपर एक मोल होता है उसमें, एक मोल होता है उसमें। तो एक मोल में कितने एटम होंगे, इतने एटम का मतलब एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी आपने लगा दिया। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, दिस अपॉन दिस। 9 ग्राम में कितने होंगे, 9 से मल्टीप्लाई। ये सारे के सारे क्या हो गए, 9 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन मिल चुके। अब आपको कितने, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। और ये 9 ग्राम कितने में है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में रहता है। ये देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 9 ग्राम रहता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 9 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन थे वो आपने पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 9 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास आ चुका है। और यही क्या है, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन की आप डेंसिटी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे निकाल सकते हो आप, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके। तो ये आपके पास क्या आ गया, 8.5 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला। आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, पता है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, ये आपके सामने लिख दिया मैंने यहाँ पर। यू कैन सी आई इज इक्वल टू NEA VD होता है, तो VD को इधर रखा I/NEA। यहाँ पर I की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.5। ओके, N की वैल्यू कितनी है अभी निकाल लिया आपने पीछे, 8.5 × 10⁻22। ये हम सारा CGS सिस्टम में लेकर कर रहे हैं। किस में लेकर कर रहे हैं, CGS में, क्योंकि मोल कंसेप्ट आपने CGS में ज़्यादा पढ़ रखा है, इसलिए मैंने ये CGS में कर दिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कूलम है यहाँ पर, ये यस N की वैल्यू लिख दिया आपने। ओके, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज लिख दिया। इसके बाद पेज कहाँ गया वो हमारा, यस ये रहा पेज। तो यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। ये सारी वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पर। अब देखिए मैं CGS में लेकर चल रहा था, 10⁻7 भी लगा दिया हमने एरिया, बट वो मीटर स्क्वायर में था, तो उसको 10⁻2 के स्क्वायर से, यानी कि 10⁻4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में पहुँच गया। तो इसके बाद क्या करा हमने, सॉल्व कर दिया इसको। सॉल्व कैसे कर दिया, 1.5 एम्पियर, एम्पियर को कूलम सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं आप। हाँ, आपने फार्मूला पढ़ा था
क्या फार्मूला पढ़ा था, I = Q/T, ये फार्मूला पढ़ा था। यहाँ से करंट के जो एम्पियर होते हैं कूलम/सेकंड आप इसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से ही आपने कूलम से कूलम को कट कर दिया और सेंटीमीटर -3 था। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर -3 था, ये देखिए सेंटीमीटर -3, और यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बचेगा सेंटीमीटर -1। कूलम से कूलम कैंसिल करा आपने, यहाँ पे ये देखिए ये कूलम से कूलम कैंसिल कर दिया, सेकंड इन्वर्स इसके साथ रह जाएगा। तो उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1 × 10⁻⁻⁻1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा 1.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसी के बाद थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है सी पार्ट में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ लाइट कह सकते हो आप, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों की क्या होती है सेम स्पीड होती है, और जो कि क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या करना है, ये दोनों की रेशो ले लेनी है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद ये बोल्ट्जमैन का है, इसमें क्या है कि थर्मल वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। थर्मल वेलोसिटी बी पार्ट की बात कर रही है, किसकी बात कर रही है बी पार्ट की, किसकी बात कर रही है बी पार्ट की। बी पार्ट में आपको थर्मल वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है थर्मल वेलोसिटी, और उसमें आपको दे रखा है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, और अगर आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्मॉल के है उसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है 1.38 के करीब होती है। तो ठीक है, तो आपने 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग 273। तो इस तरह से आप कर सकते हो, तो ये 300 केल्विन आपका टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसी के बाद आप ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो वेरी वेल, मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31, ठीक है -31 किलोग्राम। तो ये भी आप लगा सकते हो। तो मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, और के क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या होती है पता होनी चाहिए आपको 1.38, ठीक है ऐसी होती है ना कुछ, हाँ 1.38, और उसके साथ 10⁻⁻23। ओके, इसके यूनिट भी लिख दूं, जूल मोल इनवर्स और साथ में केल्विन इनवर्स। देखिए केल्विन में होता है, तभी हमने टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करा था केल्विन में, कितना आ गया था 300 केल्विन। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, 3 × के की वैल्यू 1.38 × 10⁻23, टेम्परेचर 300 केल्विन अपॉन एम की वैल्यू 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होती है ना, ये किलोग्राम। चलो यहाँ पर आप क्या करो, किलोग्राम लगाने की ज़रूरत नहीं है, रफ कर दीजिए इसको, और ये 9.1 है, इसको भी आप 9 की तरह ट्रीट कर लीजिए, राउंड ऑफ कर लीजिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए इसको, क्या होता है हाँ डिस्टर्बेंस होती है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.17 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और
जो ये आपने थर्मल वेलोसिटी निकाल रखी है इसकी रेशो निकालनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशो, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी आपके पास 1.1 इंटू 10⁻⁴ क्या आई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू -3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और थर्मल वेलोसिटी की क्या निकाल ली अभी आपने 1.17 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड सोल्व कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया और इसको सोल्व करा। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यस 3.6 इंटू 10⁻⁴ क्या आ जाएगा आंसर, इस क्या आ जाएगा आंसर 10⁻⁸ -8। ओके, कोई यूनिट नहीं आएगी, नो यूनिट, क्योंकि ये रेशो थी वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम मोल कंसेप्ट को लगा सकते हैं CGS में भी और MKS में भी, और डेंसिटी का क्या मतलब है वो भी आपको क्लियर कर दिया गया है। और आफ्टर दैट नई चीज़ आपको क्या करनी है, थर्मल स्पीड की बात करनी है। ये आपने +1 में पढ़ा था, ये फार्मूले वहाँ पे आए थे बोल्ट्जमैन के, टेम्परेचर में किस टेम्परेचर पे क्या वेलोसिटी है, वो टेम्परेचर के हिसाब से बोल्ट्जमैन ने क्या की थी, वेलोसिटी निकालनी सिखाई थी। कि अगर हमें टेम्परेचर का पता हो कि हमें 50 डिग्री सेल्सियस पे निकालनी है थर्मल स्पीड या कितने पे, तो हमें टेम्परेचर की वैल्यू वो रखनी है और केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ, ये एक और डाउट था, मन्नत ने भेजे थे ये मेरे पास डाउट, पूछा था रिमूवल ऑफ एंड एरर क्या होती है, एंड एरर क्या होती है। तो इसमें थोड़ा सा समझिए एंड एरर क्या होती है। आपके पास मीटर ब्रिज होता था, मीटर ब्रिज में क्या होता था, इस तरह से ब्रिज है यहाँ पर, ठीक है, ये एल शेप आपने इधर लगा दिया, सपोज इधर लगा दिया बीच में ऐसे, ठीक है। तो क्या होता था यहाँ पे आपने क्या कर दिया, आर रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पर एस ले लिया, यहाँ पर ये जो लेंथ होती थी ये पी का काम करती थी, ये क्यू का करती थी, और एक कॉन्स्टेंटिन या मैंगनीज की वायर होती थी इसके ऊपर। तो जो यहाँ पर स्क्रू होता था इन पॉइंट्स पर, ब्रास के जो ये बने हुए एल शेप, ये ज़रूरी नहीं जब हमारा मीटर ब्रिज है उसकी नंबरिंग के साथ बिल्कुल एक्यूरेट मैच करे। हो सकता है यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई पड़ी है स्केल पे और ये यहाँ पर हो, और इसी तरह से यहाँ पे कम हो सकता है, थोड़ा सा इधर ज़्यादा, इस साइड लेफ़्ट साइड चला गया, इस साइड कम हो गया, तो ये एंड एरर हो सकती है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप क्या करो, आर को एस पे और एस को आर पे ऐसे रीडिंग ले लो, फिर एस को आर पे और आर को एस पे ले लो। इस तरह से करके आप इनकी एवरेज निकाल दो। जैसे हम गेम में कोर्ट बदलते हैं ना, कि एक बार एक टीम इस कोर्ट में खेलेगी, दूसरे में दूसरे कोर्ट में खेलेगी, हाफ़ टाइम के बाद वो बदल लेते हैं। मतलब अगर कोई कहे कि नहीं इस ग्राउंड में ज़्यादा मतलब अच्छा होता है, ये वो वाला में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो दोनों के लिए बराबर हो जाएगा वो। तो इस थ्योरी पर इसको क्या करते हैं हम, हाँ, अगर यहाँ पे कोई एरर होगी, यहाँ पे होगी, उसकी एल और 100 - एल पर कोई फ़र्क पड़ रहा होगा, तो वो क्या होएगी, नेक्स्ट केस में दूसरे के लिए हो जाएगी, तो उसके बाद हम एवरेज निकाल के इसको क्या करते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हाँ एरर से ख़त्म कर सकते हैं। एंड एरर का मतलब है एंड की वजह से हाँ स्केल के ऊपर कोई मैचिंग ना हो रही हो, उसकी प्रॉपर ओवरलैपिंग ना हो रही हो। तो दूसरी बात, इसको ख़त्म करने का तरीका बता दिया है कि ये आप क्या कर सकते हो, यस, बाय चेंजिंग आर विद एस एंड एस विद आर, ये ख़त्म कर दो। नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर। इसके अंदर हमें से क्या पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया था, इसका क्वेश्चन क्या था, चलो देख लेते हैं एक बार इसके बारे में क्या पूछा। हाँ जी, इसमें थर्ड पॉइंट एक बार हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। वाइल मेजरिंग EMF द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर बिकम्स इनफाइनाइट। पोटेंशियोमीटर में हम रेजिस्टेंस को, अगर EMF देखते हैं तो रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर सकते हैं। इनफाइनाइट करने से क्या होगा, और करेंगे किसकी हेल्प से है, हम रियोस्टेट की हेल्प से, ठीक है।
अदरवाइज़ जो गैल्वेनोमीटर है, मान लो करंट ज़्यादा है उसमें, देखो करंट कम कर लेते हैं हम इसमें, रियोस्टेट रेजिस्टेंस बढ़ाकर करंट को एक तरह से कम कर देते हैं ओम्स लॉ की हेल्प से। नहीं करेंगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू ज़्यादा हुई तो आप जब स्लाइड करेंगे, सपोज़ वो लेफ़्ट साइड में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो आप भले ही उसके ऊपर जितना मर्जी उसको आगे ले जाइए, वो भले ही ऊपर तक आती रहे, थोड़ा थोड़ा ऊपर आती रहेगी वो, लेकिन रहेगी लेफ़्ट साइड में ही, कभी भी आपको नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये मैंने बल्कि अपने जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा था तब मैंने कहा भी था कि रियोस्टेट का जो मतलब है वो आपको बाद में पता लगेगा क्यों लगाते हैं। रियोस्टेट का मतलब हम क्यों लगाते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो उसमें, और जब आप उसके अंदर स्लाइड करें तो आपको गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे सके। अदरवाइज़ आपका जो डिफ्लेक्शन है वो एक ही साइड मिलेगा। दोबारा से, अदरवाइज़ अगर करंट ज़्यादा हुआ उसके अंदर तो आपको डिफ्लेक्शन एक ही साइड मिलता रहेगा, भले ही आपने वो पोटेंशियोमीटर वायर पे आप उसको जॉकी को जहाँ मर्जी लगा लीजिए। ओके। और वोल्ट मीटर में क्या होती है इसकी वैल्यू, वोल्ट मीटर में क्या होती है, वोल्ट मीटर में फाइनाइट होती है। छोटे वोल्ट मीटर, बड़े वोल्ट मीटर आपके पास आते ही है, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर होती है उसमें हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा होता है, रियोस्टेट लगा रखा होता है। क्या लगा रखा होता है, रियोस्टेट। क्या लगा रखा होता है, रियोस्टेट। और रियोस्टेट का काम क्या होता है, या वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, मैंने बताया भी था। वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सीरीज़ के अंदर 1 ओम 2 ओम 10 ओम इनफाइनाइट तक होते हैं सारे के सारे। जो से की आप निकालोगे उतना ही रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, व्हेन मोशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस। हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कोई आप क्या करते हो इसमें, यस करंट आ रहा है, यहाँ से कोई जंक्शन बना दिया आपने यहाँ पर, ठीक है, वो 2 पार्ट में या 3 पार्ट में कन्वर्ट करवा दिया आपने करंट को। तो यहाँ पर क्या होता है, जितना भी चार्ज होता है वो एक बार कलेक्ट होता है, यहाँ पे काफ़ी कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मोमेंटम क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं, फ़र्क पड़ जाता है। और इसी की वजह से यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होती है। तभी तो कहते हैं एक तार में ज़्यादा कट नहीं होने चाहिए, ज़्यादा जॉइंट नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मोमेंटम का केस बन जाता है। तो वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे जो चार्ज की डायरेक्शंस में आता है उसमें मोमेंटम में चेंज आ जाता है इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा, यस चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन मोशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस अक्रॉस अ जंक्शन मोमेंटम ऑफ चार्ज इज़ नॉट कंजर्व, वहाँ पर चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा आपका, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। ये जो वर्ड है एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, यही मतलब है कि ये इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ वायर एट अ जंक्शन पर, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड देना शुरू कर देते हैं वहाँ पे। वैसे करंट, हाँ अभी आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं, उसमें करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ या फिर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अभी आपने यही पढ़ा है कि करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं पढ़ा अभी तक, है ना। हाँ, चार्ज होगी तो ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। हाँ, अगर ये चार्ज होती वायर तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, करंट फ्लो कर रहा है तब नहीं होता। क्यों, चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और यहाँ पे जंक्शन पे वो क्या आ चुका है, एक तरह से रेस्ट में आ गया, इकट्ठा हो गया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो वहाँ पर यस चार्ज का कंजर्वेशन कांस्टेंट नहीं होगा, वो चार्ज कंजर्व नहीं होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बताना था, शायद सेकंड और फोर्थ पॉइंट। हाँ, सेकंड और फोर्थ पॉइंट, तो इसको देखते हैं एक बार। सेकंड में क्या है, सेकंड में क्या है, हाँ सेकंड में देखिए, दोबारा से पढ़ते हैं इसको। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड रिमेन्स अनइफेक्टिव बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इस तरह से होता है ना ये, यस। तो इसमें गैल्वेनोमीटर कहाँ होता है, यहाँ पर, और सोर्स कहाँ होता है, बाहर लगाते हैं हम,
तो जो हमारा ये वर्किंग करता है, आपको पता है कि हमारा जो खेल है सारा का सारा वो P/Q/R/S पे होता है। तो उसके लिए ना तो ये बैटरी रिस्पॉन्सिबल होती और ना ही गैल्वेनोमीटर का रजिस्टेंस। तो ये दोनों के लिए फार्मूले में कोई भी क्या है, यस, कोई भी जगह नहीं है तो जिससे आप मैथमेटिकली ये बात बोल सकते हो कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज ना तो इसके ऊपर इफेक्ट करता है और ना इस पर, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन में रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है गैल्वेनोमीटर का। और जो ये बाहर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये भी फार्मूले में कहीं नहीं आया। और वैसे भी लॉजिकल या प्रैक्टिकली आप इसको थोड़ा सा सोच के देखिए कि करंट हमारा इस बैटरी में से निकला था तो कुछ इधर से निकल गया था ऐसे और कुछ इधर से निकल गया था। तो जब इसका काम ही नहीं आया ये भी गैल्वेनोमीटर, और सिर्फ इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अरेंजमेंट की वजह से हम क्या कर रहे हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो इसका और इसका फ़र्क ही क्या पड़ता है, ठीक है, इससे और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए 4 रेजिस्टेंस इस हिसाब से लगा दिए गए हैं कि हमें इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी P और Q, R और S की ज़रूरत है, जो कि हमने ले भी ली है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट तो आपका इसलिए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स का होता है, बैटरी का वो तो बाहर ही लगती है, ठीक है। तो लूप के अंदर हमारे ये होते ही नहीं है और गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट नहीं जाता, दैट्स वाई उसका रेजिस्टेंस मायने ही नहीं रखता हमारे लिए। तो जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है उसका वहाँ पर, रेजिस्टेंस उसका यूज़ ही नहीं करते, करंट जीरो हो जाता है वहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाता है फोर्थ पॉइंट, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड कैन नॉट बी यूज टू मेज़र वेरी हाई एंड वेरी लो। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज होता है वो हम नेग्लिजिबल लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? नेग्लिजिबल लेने का मतलब क्या है, ब्रास ले लिया, कॉन्स्टेंटन ले लिया। ब्रास की स्ट्रिप लेते हैं, कॉन्स्टेंटन की क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटन की वायर ले लेते हैं। तो उसके अंदर और ऊपर से अरेंजमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर तो हमने सिर्फ क्या करना होता है, यस, P और Q बनाने होते हैं ऊपर, और नीचे L और 100 माइनस L। तो आप देख सकते हो P और Q में से करंट जाता है यहाँ पे पार्ट में डिवाइड होकर, और दूसरा करंट L और 100 माइनस L में से जाता है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन बनाकर आप क्या करते हो, इसकी वैल्यू को ले सकते हो। तो इसके अंदर मैटर ही नहीं करता P और Q की वैल्यू क्या है और L और L क्या है। तो अगर यहाँ पे आप जितना मर्जी कम ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि ये रेशो बनाएगी, और रेशो चाहे आप 10/4 की ले लो या 0.10/0.14 की ले लो, ठीक है। तो उन्होंने तो रेशो के हिसाब से काम करना है, तो मैटर ही नहीं करता इसमें वेरी हाई या वेरी लो से, क्योंकि कोई हीटिंग इफ़ेक्ट वगैरह वगैरह की कोई प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक अरेंजमेंट है। जैसे बड़ा ग्राउंड ले लो उसमें खेल लो या फिर छोटे ग्राउंड में खेल लो, ठीक है, खेलना तो खेलना ही होता है बेटा। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें आप वेरी लो रेजिस्टेंस या वेरी हाई कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसके बाद ये वाला पॉइंट तो वैसे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर भी चलो बच्चे पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। तो कौन सा पॉइंट था इसमें, दोनों ही कर देते हैं। बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज़ करके, यू नो वेरी वेल, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो V/L। लेंथ को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और देखा जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कम हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप कम होने से क्या होगा, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल की वैल्यू को मेज़र कर सकता है, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कम होने का मतलब क्या हो जाता है, पोटेंशियोमीटर मतलब हर एक पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपको शो करेगा मीटर के ऊपर। ये देखिए मीटर है, ठीक है। आपको पता है कि एक डिवीज़न के बाद उसके जो पोटेंशियल में कमी आ रही है वो 0.2 वोल्ट की। तो 0.2 वोल्ट आपकी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है। अगर आपकी वैल्यू 0.2 वोल्ट से, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो जाए, तो ये 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, ये 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। यानी कि 1 सेंटीमीटर में ये 2 वोल्ट का ड्रॉप कर रहा है और इधर 1 सेंटीमीटर में ये 1 वोल्ट का ड्रॉप कर रहा है। तो क्या होगा,
आपकी जो सेल होगा, सेल के अंदर आप यहाँ पर ऊपर वाले केस में अगर वैल्यू देखने की बात करेंगे तो वैल्यू आपको या तो मिलेगी 2.4, 2.6, इस तरह से वैल्यू आप ले सकते हो उसमें, इस तरह की वैल्यू आपके पास आएगी। लेकिन अगर 0.1 का ड्रॉप हुआ, अगर 0.1 का ड्रॉप हुआ तो आप 2.4, 2.5, 2.6 इस तरह से, यानी कि 2.4 और 2.6 के बीच की भी वैल्यू ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा, किसके लिए? ईएमएफ निकालने के लिए, ईएमएफ की वैल्यू एक्यूरेट निकालने के लिए। सपोज़ आपकी वैल्यू 1.5 वोल्ट थी ईएमएफ किसी सेल का, ठीक है, और जो आपका केस है वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू है 0.2 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। तो आप 1.5 नहीं निकाल सकते, या तो 1.4 निकलेगी आपसे या 1.6 वोल्ट निकलेगी। इनके बीच में आकर आपका बैलेंसिंग कंडीशन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिक्कत आएगी अगर आपकी ये वैल्यू हुई तो 1.5, तो 1.4 निकाल लोगे या 1.6, क्योंकि 0.2 का गैप आएगा आपका बार बार। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ द पोटेंशियोमीटर वायर इज़ ऑफ फिक्स लेंथ, अगर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ फिक्स दे दी आपको, सपोज 400 सेंटीमीटर, द पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द करंट in the potentiometer wire circuit by increasing the resistance with the help of rheostat। बिल्कुल, तो वो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ा रहा है, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू को आपको निकालना है। तो ये अभी मैंने बताया था कि रियोस्टेट की हेल्प से आप रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। रियोस्टेट की हेल्प से क्या करा जा सकता है? चेंज करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, जिससे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और करंट की वैल्यू कम होने से क्या होता है? रिड्यूसिंग करंट क्या हो जाएगा? करंट रिड्यूस हो जाएगा। करंट रिड्यूस होने से क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? V/L। क्या होता है? V/L। और V की वैल्यू क्या होती है? IR, ठीक है, करंट इंटू रजिस्टेंस अपॉन लेंथ। अगर आपने करंट की वैल्यू को कम कर दिया तो V/L की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? यस, K भी कम हो जाएगा। समझे इस चीज़ को? दोबारा से बता देते हैं। K इक्वल टू क्या होता है? V/L। V क्या होता है? IR/L, ठीक है, ओके। रियोस्टेट की हेल्प से क्या करा आपने? ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दिया लेकिन करंट को कम कर दिया, ठीक है। करंट को कम करने से क्या होगा? V/L रेशो कम होएगी तो K भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे।